चंद्रकांत में बट अमेरिका से इतना बढ़िया अच्छा मौसम, पानखर हैं। आप भी, हर इंसान, उनके जीवन में पानखर तो आता है, लेकिन पानखर में भी आप एवरग्रीन रह सकते हो मेरी तरह, क्योंकि मेरी सोच हमें बदलने की है। मेरे अजीत दोस्त रमेश भाई सोहानी साहब जो लिखते हैं, उसमें हमारी मानसिकता, हमारी सोच के बारे में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। मैंने सोचा कि ऐसे देशभक्त, पढ़े लिखे इंसान, XIGP, निडर, ऐसा नेता मैंने कभी नहीं देखा है, मिला नहीं हूँ, लेकिन फ़ोन से कितनी दफ़े बात की है। और उसमें जो सच्चाई है वो मैं लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं कि गौरसेवादियों की सेक्स एडिक्ट मानसिकता से बचने के लिए क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, हम देश की रक्षा की बात नहीं करते हैं, हम सत्ता में घुस गए हैं। हम समाज को बचाने की बात नहीं करते हैं। आज समाज को हम कहाँ ले जा रहे हैं? तो उनका मानना है कि RSS परिवार में चतुर्थ श्रेणी कार्यकर्ताओं से लेकर सर्वोच्च रैंकिंग वाले नेताओं तक 2 प्रकार की मानसिक बीमारियां जन्मजात होती हैं। महिलाओं की और देखने और व्यवहार करने की सेक्स एडिक्ट मानसिकता, और दूसरी इस्लामिक भय उत्पन्न कर हिंदू युवाओं को सांप्रदायिकता के अग्निकुंड में झोंकने की हिंसक मानसिकता। ये 2 मानसिकता कोई भी समाज के लिए बहुत बुरी है, बहुत गलत है, देश को बर्बाद करने वाली है। हमारी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता जो आज सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, वो गलत है। तो संघ परिवार के कायर सावरकर ने उपदेश दिया कि युद्ध में पराजित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाना चाहिए। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि गौर से विष्ट अपनी विपरीत विचारधारा वाले लोगों पर एक काल्पनिक पात्र हनान को लेकर सेक्स एडिक्ट मानसिकता का आरोप लगाते रहे हैं। अब वे रॉकेट गति से IT सेल के माध्यम से सेक्स एडिक्ट मानसिकता वाली काल्पनिक और झूठी पोस्ट भेजकर समाज में मानसिक प्रदूषण फैलाते हैं। संघ परिवार के नेताओं को झूठी मान हानिकारक पोस्टों पर कोई शर्म नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि एक बार किसी विपक्षी नेता के बारे में झूठी पोस्ट समाज, देश में प्रसारित हो जाए तो बस इतना ही काफ़ी है। लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। एक गलत चीज़ 1000 बार आप बोलेंगे तो भारत के 140 करोड़ की प्रजा वो सब मानने के लिए तैयार हो जाएगी। यही तो हमारी सोच है। फिर इस पर होने वाले कितने भी खुलासों को से डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा काम बिना किसी परिणाम की उम्मीद के झूठ का प्रचार करना और चरित्र हनन करना है। यहाँ जो एक तस्वीर पेश की थी जिसमें राहुल गांधी अपनी भाभी मीरा यानी प्रियंका गांधी की बेटी से प्रियंका गांधी की बेटी से बातचीत कर रहे हैं, और वो तस्वीर 21 अगस्त 2015 को वीरभूमि में राजीव गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद ली गई थी। और तमिलनाडु भाजपा IT सेल के प्रमुख CTR निर्मल कुमार समझदार और पवित्र मामा बानी के इस प्रेम संबंध को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपनी सेक्स एडिक्ट बीमार मानसिकता के साथ कहते हैं कि राहुल गांधी एक लड़की के साथ इश्कबाजी कर रहे हैं। हमारी सोच, हमारी आदत इतनी गलत हो गई है कि हम पवित्र प्रेम
को सेक्स में बदल देते हैं। मैं भी प्रेम करता हूँ, मुझे प्रेम करना है और मैं प्रेम से दुनिया लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, लेकिन मेरी जो प्रेम की भावना में कभी मैं सेक्स को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि सेक्स और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते हैं। सेक्स ये मात्र 1 और 2 और 3 मिनट का, 5 मिनट का एक मानसिक पराकाष्ठा तक पहुंचने का रजनीशी का उद्देश्य था। वो उद्देश्य के साथ मैं नहीं चल सकता, लेकिन रजनीश है, उसकी सोच है, ये मैं कर रहा हूँ। संघ परिवार ऐसे निर्मल कुमारों से भरा पड़ा है। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी संघ परिवार की सेक्स एडिक्ट मानसिकता और चरित्रहनन का शिकार बने हैं, बल्कि उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक नेहरू गांधी परिवार के सभी सदस्यों पर संघ परिवार ने हमला बोला है। संघ परिवार के लोगों में सेक्स एडिक्ट मानसिकता, समलैंगिक कामुकता, व्यभिचारी प्रवृत्ति, बलात्कारी मानसिकता गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और संघ परिवार के घर की महिलाएं भी इसकी शिकार बनी हैं। प्रत्येक संस्कारी हिंदू परिवार को अपने बेटे बेटियों को सेक्स एडिक्ट मानसिकता का शिकार होने से बचाने के लिए संघ परिवार के संगठन, उसके कार्यकर्ता, उसके नेताओं से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। यदि हम सभ्य हिंदू हैं तो हमें संघ परिवार के कार्यकर्ताओं, संघ परिवार के नेताओं की इस सेक्स एडिक्ट मानसिक बीमारी को उनकी छाया से दूर रहकर चुनौती देने की ज़रूरत है। जो ये आर्टिकल्स रमेश भाई सवाणी ने और जो सौजन्य उसका था उत्तम परमार ने लिखा हुआ है, तो मैंने आप तक पहुंचाने की, क्योंकि हम नॉट ओनली नेहरू, गांधी, इन सभी को हमने बदनाम कर दिया है, इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। मैं कभी सोचता हूँ नेहरू के पिताजी इंदिरा गांधी और गांधी जी को आप सेक्स रैकेट में लपेट कर बदनाम करने की कोशिश, आपकी कैसी मानसिक सोच है, कैसी मानसिकता है, मेरी समझ में नहीं आता है। गांधी जो दुनिया में आज भी प्रसिद्ध हैं, उनको आप क्यों बदनाम करते हैं? जाने दो। एक और ऐसी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई चीज़ बनती है तो FIR का अम्बल लग जाता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 76 के खिलाफ 15 सितंबर 2024 तक कुल 155 FIR दर्ज की गई है, जिसमें 136 हत्याएं शामिल हैं। नरसंहार के 7 अपहरण के 3 हत्या के प्रयास के 8 बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जुलूस पर हमले का 1 मामला है। जब तक शेख हसीना सत्ता में थी, बांग्लादेश की गुलाबी तस्वीर सभी ने देखी थी। अगर शेख हसीना अब बांग्लादेश वापस जाती हैं तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। वही बांग्लादेश के आरोपियों को भारत में शरण देने पर भी सवाल उठेगा। अपराधों को देखते हुए दूसरे देशों में प्रवेश मुश्किल है। सत्ता का नशा ऐसा है कि नेता खुद को देवदूत, अवतार, गैर जैविक समझने लगते हैं जब तक सत्ता में हैं। अपराध पर पर्दा पड़ा रहता है जब तक वो सत्ता में हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे देता है, लेकिन जब बिजली चली जाती है, सत्ता चली जाती है, तो FIR का अंबार लग जाता है। क्या इस स्थिति में से बचने का कोई तरीका है? तो उसका रास्ता भी है। तो मीडिया को कटघरा में न बनाए, उसे स्वतंत्र रहने दे, क्योंकि आज पूरा मीडिया, मैं जब डिबेट सुनता हूँ तब मुझे शर्म आती है कि किस प्रकार की डिबेट है। 10 साल के शासन के बाद अगर जो मीडिया का एंकर विरोध पक्ष के नेताओं को गलत साबित करने में लग जाता है,
तब मुझे लगता है कि ये देश है, ये लोकशाही है, ये मीडिया है, ये लोकशाही का चौथा स्तंभ है कि क्या है, हमें शर्म आती है। दूसरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों को मानवाधिकारों के लिए काम करने की अनुमति दी गई। उन संस्थाओं को प्रखर रूप से स्वतंत्र से काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। और तीसरा, न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने की अनुमति दी है। हमने एक देखा कि एक पिक्चर में जो देश का मुखिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गणेश आरती करने चला जाता है, क्या हाल है। हमें शर्म नहीं आती है। तो इस संबंध में भारत की स्थिति क्या है? भारत में मीडिया गोदी है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रमेश भाई सवानी के भाई साहब का मैंने आर्टिकल्स वो दूसरे पहला एक दिया और एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि स्वतंत्र पत्रकारों को निकाल दिया जाता है। यदि स्वतंत्र पत्रकार सोशल मीडिया पर बोलते लिखते हैं तो सत्ताधारी दल की ट्रोल सेना उन्हें माँ बहन के गंदे शब्द देती है। उसे गद्दार, अर्बन, नक्सली, कांग्रेस, चापलूस, टुकड़े टुकड़े गैंग, सेक्युलर गैंग, लिबरल गैंग आदि शब्दों से अपमानित किया जाता है। क्या अदानी रवीश कुमार को चुप कराने के लिए एनडीटीवी को खरीद रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनादर या द्वेष, वायर, न्यूज़ क्लिक्स जैसे स्वतंत्र समाचार मीडिया पर छापेमारी क्यों? मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में रखा जाता है। क्या 15 नवंबर 2019 को विदेशी फंडिंग के नाम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के दिल्ली बेंगलोर कार्यालय पर सीबीआई की छापेमारी सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं है? ईडी ने सितंबर 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बैंक खाते फ्रीज कर दिए और भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यालय जो 1966 में शुरू हुआ था, सितंबर 2020 में स्थायी रूप में बंद कर दिया गया। क्या यह शर्म की बात नहीं है? भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, दबाव में। 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन जजों ने कहा कि आज हम प्रेस के सामने इसलिए आए हैं ताकि आज से 20 साल बाद कोई यह न कहे कि हमने अपना ज़मीर बेच दिया। और सुप्रीम कोर्ट नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री के चेहरे पर समाचार थे, लेकिन घटना देश और दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं घटी। संसद में जब तक मोदी जी सत्ता में हैं और एक गुलाबी तस्वीर सामने आने वाली है, तो अगर हम सोशल मीडिया का दुरुपयोग करेंगे तो देश कभी बचेगा नहीं। मैं शत सलाम रमेश भाई सवानी साहब को। मैं तो एनआरआई हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो लिखते हैं समाज के लिए, देश के लिए, जहाँ मैं जन्मा, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं कर्म किया और मेरे कुटुंब के सभ्यों ने जिस देश के लिए कुर्बानी दी, इसलिए मुझे दर्द होता है। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।